जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। ये तो हमने एग्जाम्पल में पढ़ ही लिया था प्यारे बच्चों। अब आगे देख लेते हैं कि इसी प्रकार जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या होते हैं, क्षारकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो हमने इसको तो एग्जाम्पल में देख ही लिया था। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि अम्लीय जो प्रवृत्ति होता है वो किस तरह नेचर रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक क्रियाकलाप के थ्रू समझाएंगे जो आपके बुक में दिया गया है, इसको आप अच्छे। यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर कांच की एक स्लाइड लेते हैं। आप लोगों ने खून अगर कहीं जांच करवाया होगा तो वहाँ पर आपका सैंपल जो है स्लाइड में ही लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो कांच की हमने 3 स्लाइड ले रखी है। ठीक है, अब प्रत्येक स्लाइड पर हमने क्या किया, हमने 3 सॉल्यूशन लेना है। पहला जो सॉल्यूशन लेना है हमको लेना है HCl, दूसरा जो सॉल्यूशन लेना है मेथिल ऑरेंज दूसरा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आपको 2 चीज़ लेना है। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों कि हमको 2 सॉल्यूशन लेना है। पहला लेना है HCl, दूसरा लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये 2 ऐसे क्या लेना है प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन लेना है। ये आपको इंडिकेटर का काम करना है। यहाँ इंडिकेटर का काम यहाँ पर आपको फिनाप्थलीन करेगा और मेथिल ऑरेंज करेगा, और तीसरा गुड़हल या लाल गुलाब। ये 3 चीज़ आपको इंडिकेटर का काम करेंगे। जैसे वहाँ पर हमने देखा था कि जो लिटमस पेपर था वो एक तरह का इंडिकेटर का काम कर रहा था, तो सेम यहाँ पर भी जो फिनाप्थलीन है, मेथिल ऑरेंज है और गुड़हल है, ये सभी किसका काम करेंगे, इंडिकेटर का काम करेंगे। ठीक है, और प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये किस कैटेगरी में आता है, ये अम्ल की कैटेगरी में आता है। और एक आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्यारे बच्चों, ये किस कैटेगरी में आता है, ये क्षार के कैटेगरी में आता है। तो आपको ये चीज़ को दोनों को ध्यान में रखनी है। अब हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, हमने क्या ले रखा है, हमने 3 कांच की स्लाइड ले रखा है और तीनों स्लाइड को हमने अल्टरनेटिव रख दिया है। हमने क्या किया कि पहले हमने क्या किया कि तीनों स्लाइड में, सबसे पहले हमने तीनों स्लाइड में क्या किया, फिनाप्थलीन की 3 बूंदें डाली। ये पहला बूंद, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा बूंद। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया रहो कि सबसे पहले हम यहाँ पर फिनाप्थलीन की 3 बूंदें डालेंगे, 1 2 और ये 3। उसी प्रकार यहाँ पर सेकेंड में हम मेथिल ऑरेंज का 3 बूंद डालेंगे। तो पहला, दूसरा, ये तीसरा, 3 बूंद मेथिल ऑरेंज के डल गया। उसी प्रकार तीसरे में भी हमको क्या करना है, गुड़हल या लाल गुलाब के रस का रंग डालना है। तो 1 2 और ये 3, तीनों में हमने डाल दिया। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, अब एक बार डालने के पश्चात हमें क्या करना है, हमें क्या लेना है प्यारे बच्चों, हमें एक तरफ HCl डालना है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर आपको दिखा होगा, और दूसरी तरफ क्या डालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है हमने 1 बूंद हमने क्या डाल दिया, सबसे ऊपर में यहाँ पर हमने क्या डाल दिया प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला बूंद पहले साइड में, दूसरा मतलब फिनाप्थलीन बूंद के ऊपर 1 बूंद हमने क्या डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। किसका डाल दिया प्यारे बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक है, अब क्या करना है, उसी प्रकार दूसरे में हम इसमें भी क्या डाल देंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें भी हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देंगे। तीनों में 1 बूंद करके, पहला बूंद में हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वापस से मिला दिया। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, अब हमको दूसरा बूंद यूज़ करना है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंद, मतलब दूसरा जो बूंद होगा इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 बूंद सभी में डाल देना है। ठीक है, अब डालने के पश्चात जो तीसरी बूंद है उसमें कोई कुछ नहीं डालना है, वो सिर्फ आपका जो इंडिकेटर है उसका ही रहेगा, जो ओरिजिनल रूप में रहेगा। अब हमको तीनों में अंतर देखना है कि हमें इन तीनों में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, इनके कलर में क्या परिवर्तन आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ समय तक देखना है और उसका फिर नोट करना है कि ये कलर क्या परिवर्तित हो रहे हैं।
जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, कौन क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। क्योंकि यहाँ पर जो फिनोप्थलीन है और जो आपका फिनोप्थलीन है, मेथिल ऑरेंज है और ये गुड़हल है, ये सभी किसका काम करते हैं, इंडिकेटर का काम करते हैं। बहुत सही, बहुत सही। चलिए आगे ऑब्जर्वेशन करते हैं इसी का। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमने एक टेबल बना रखा है। टेबल में हमने देखा है कि किस तरह हमने अभी प्रैक्टिकल किया है उसका एनालिसिस करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला देखो कि जो फिनोप्थलीन होता है इसका जो वास्तविक कलर होता है वो क्या होता है, कोई कलर नहीं होता इसका, कोई मतलब कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता फिनोप्थलीन का। जैसे वाटर का कोई कलर नहीं होता है ना, कोई रंग नहीं होता, उसी प्रकार इसका भी कोई रंग नहीं होता। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखते हैं जैसे ही हमने अगर फिनोप्थलीन के ऊपर क्या डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl हमने डाला, क्या डाल दिया प्यारे बच्चों, HCl डाला, तो किस कलर में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसमें भी कोई इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा प्यारे बच्चों, कोई चेंजेस नहीं आएगा, याद रखिएगा कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं जब उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के पश्चात उसका कलर कैसा हो जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कलर जैसे ही आप डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का डालें, तो जो फिनोप्थलीन का कलर है वो कैसा हो जाएगा, हो जाएगा, को क्या बोलते हैं, पिंक बोला जाता है। कैसे बोला जाता है, पिंक। तो समझ में आ गया होगा, पिंक कलर का। क्या करोगे, उसका जो वास्तविक कलर है वो कैसा है, ऑरेंज, जैसा ऑरेंज बोला है ये भी ऑरेंज कलर का ही रहता है, ऑरेंज कलर का, मतलब ऑरेंज कलर का। ठीक है, गुलाबी कलर का होगा ये। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों, ये इसका वास्तविक रंग कैसा रहेगा, ऑरेंज कलर का रहेगा। और दूसरा, जब उसमें आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है प्यारे बच्चों। हाँ, क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, रेड। आपको ध्यान में रखना है कौन सा कलर हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। यहाँ पर मैं कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ कौन सा कलर हो जाता है प्यारे बच्चों, रेड। अब बात करते हैं, अगर हम उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालते हैं, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंद अगर डाले हैं तो उसका जो कलर हो जाएगा वो कैसा कलर हो जाएगा प्यारे बच्चों, उसका कलर हो जाएगा ब्लू। कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ब्लू कलर का। कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर। यहाँ पर दिख रहा होगा ब्लू कलर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह मेथिल ऑरेंज का कलर हो जा में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हो तो रेड कलर का हो जाता है। और अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें डालते हैं तो कैसे उसमें ब्लू कलर हो जाता है। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब आप लोग के लिए होमवर्क है कि आपको अगर गुड़हल के गुलाब का फूल या का रस को अगर आप उसमें HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो क्या बनेगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क। ठीक है प्यारे बच्चों, अम्ल और क्षार के साथ अगर रिएक्शन होता है तो क्या होगा, हमेशा नया पदार्थ बनेगा। सही बात है, नया पदार्थ बनेगा रंगों में, जिसके कारण रंग भी क्या होंगे, परिवर्तित होंगे। अब देखिए आगे चलते हैं कि हमारे आसपास ऐसे पदार्थ हैं जो अम्ल व क्षार के साथ अपनी गंध में परिवर्तन द्वारा सूचना देते हैं। ऐसे सूचकों को गंधीय सूचक या घ्राण कहते हैं। देखिए हमने अभी तक क्या बोला कि अम्ल और क्षार को पहचान के लिए हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। अगर ये सुगंध से अगर हम पहचान कर सकते हैं तो इनको घ्राण या गंधीय सूचक बोला जाते हैं। चलिए इसी को आगे की ओर समझते हैं। तो चलिए अब घ्राण या गंधीय सूचक के थ्रू कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक विषय में चर्चा करेंगे कि यहाँ पर अगर हम वैनिला लेते हैं और वैनिला में अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर वैनिला की 2 लिए, ठीक है, वैनिला लिए। अब वैनिला में हमने सर्वप्रथम पहले में हमने डाल दिया HCl, दूसरे में डाल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब दोनों को हमने डाला और तीनों का हमने फिर परीक्षण किया कि तीनों का जो गंध होता है उसमें से सब गंध में क्या परिवर्तन है। तो वेनिला का जो भी गंध होगा वो उसकी नॉर्मल में रहेगा, लेकिन जैसे ही आप अगर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl डाल देते हैं, अगर वेनिला में अगर आप HCl डाल देते हैं तो वेनिला की गंध जो है अपनी क्या कर देगा, गंध जो है नहीं बदलता है, HCl में गंध नहीं बदलता है। जबकि अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो उसकी उपस्थिति जो भी मधुर गंध आता है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो किस तरह से आप यहाँ पर आसानी से पता कर लिए कि अम्ल कौन है और क्षार कौन है। तो यहाँ पर ये अम्लीय प्रवृत्ति का रखता है वेनिला, जो अपनी पहचान बनाए रखता है, जबकि क्षारीय प्रवृत्ति में अपनी पहचान खो देता है। ठीक, तो आप लोग को ये एक्सपेरिमेंट में आपको समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं कि अम्लों की जो भौतिक गुण हैं वो क्या क्या हैं और क्षारकों की भौतिक गुण क्या क्या हैं। तो सबसे पहला हमने बात किया था कि स्वाद में खट्टे होते हैं और जल में कैसे होते हैं, विलेय होते हैं। दूसरा, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये तो हमने पढ़ा ही था। और तीसरा जो था कि अम्ल जो है एक संक्षारक होता है। संक्षारक मीन्स प्यारे बच्चों आप लोग को समझना होगा कि संक्षारक जो होता है लोहे में जंग लगना एक प्रकार का संक्षारक है। ठीक उसी प्रकार अम्ल जो होता है एक संक्षारक गुण रखता है। अगर किसी भी पदार्थ में यह पड़ता है तो वह उसको नष्ट कर देता है। जैसे कि अगर ये कपड़ा से क्रिया करे, लकड़ी से क्रिया करे, कागज़ से क्रिया करे या त्वचा आदि से क्रिया करे तो उसको नष्ट कर देता है। आपको जैसे पता होगा कि अगर लोहे में जंग लग गया तो किस तरह लोहे को वो पूरी तरीके से नष्ट कर देता है उसमें। ठीक है, तो ये इनके भौतिक गुण हो गए प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं क्षारक के। अब जो क्षारक होते हैं इनके जो पहली प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों वो है, ये क्या होता है, स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है, और तीखे होते हैं। और ये क्षारक जो है जल में विलेय होते हैं। और ये क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है प्यारे बच्चों, नीला कर देता है, आपको पता होगा। अगला देखो, ये क्या होता है, क्षारक जो है स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होने लगते हैं। जैसे ही अगर आप कोई ऐसे क्षारीय पदार्थ को अगर आप स्पर्श करते हैं तो आपको क्या होता है, साबुन जैसा फिसलता है हाथ, उसी प्रकार ये भी क्या होगा, फिसलेगा। मतलब आपका जो स्पर्श करेंगे उसको एकदम से चिकना स्मूथ कर देता है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्षार की गुण है। अगला देख लेते हैं कि जो अम्ल होता है ना, वो अम्लों के समान ही क्या होता है, ये संक्षारक प्रवृत्ति का रखता है। सेम जैसे अम्ल जो है संक्षारक प्रकृति के रखता है, उसी प्रकार क्षारक भी है जो है संक्षारक प्रकृति के रखता है। यह प्रवृत्ति प्रबल अम्ल की तुलना में थोड़ा कम होता है, क्योंकि थोड़ा अम्ल में ये जो गुण होता है बहुत ज़्यादा तेज होता है, लेकिन क्षारक में ये थोड़ा कम होता है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि उनके भौतिक गुण कौन कौन से हैं। अगली बात करते हैं प्यारे बच्चों उनके रासायनिक गुण के बारे में। तो रासायनिक गुण में देखते हैं कि अम्ल की रासायनिक गुण क्या होता है। जब भी अम्ल जो है धातु से रिएक्शन करेगा, धातु मीन्स आपको सबको पता होगा धातु किसे बोला जाता है प्यारे बच्चों। तो धातु ऐसे जो जिसमें धात्विक चमक हो, जो तन्य हो, जैसे कि आपका जिंक हो गया, जैसे कि आपका सोडियम हो गया, जैसे कि आपका मैग्नीज हो गया, ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं प्यारे बच्चे, धातु। जब इन धातु का रिएक्शन आप किससे कराते हैं प्यारे बच्चों, अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ, अम्ल के साथ। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अम्ल का रिएक्शन किससे कराया गया प्यारे बच्चों, धातु के साथ। तो ये क्या बना रहा है, पहला जो बना रहा है लवण बना रहा है, दूसरा बना रहा है हाइड्रोजन। तो इसी चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों रिएक्शन के लिए। जैसे हमने यहाँ पर बोला कि जैसे जिंक है, अगर जिंक का रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ कराएं तो जिंक सल्फेट देगा और दूसरा हाइड्रोजन गैस देगा। तो यहाँ पर एक ने लवण बनाया और दूसरा ने हाइड्रोजन गैस बनाया। तो ये आपको अच्छे समझ में आया होगा प्यारे बच्चों किस तरह से एग्जाम्पल आपको देना है अम्ल के साथ। ठीक है, उसी प्रकार आप मैग्नीशियम के साथ करा लीजिए, उसी प्रकार सोडियम के साथ करा लीजिए, तो आपको दोनों में क्या देगा, लवण और हाइड्रोजन गैस निकालना ही निकालना है प्यारे बच्चों। बहुत सही, चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए दूसरा जो इसकी धात्विक रासायनिक गुण है प्यारे बच्चों, उसमें बात करते हैं कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अगर ये धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा, चलिए ये बात करते हैं इसी के बारे में। तो देखिए जैसे ही अगर कोई अम्ल या धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बना लेता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सही बहुत सही। आपको देखो यहाँ पर धातु कार्बोनेट का रिएक्शन आपको किसके साथ कराया गया है, अम्ल के साथ कराया गया है। तो दूसरा प्रोडक्ट देखिए लवण बना रहा है और दूसरा प्रोडक्ट देखो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा प्रोडक्ट जल बना रहा है। बहुत सही प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही धातु जो है
कार्बन धातु कार्बोनेट जो है अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो पहला प्रोडक्ट लवण बनाएगा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल। तो यहाँ पर आपको रिएक्शन के थ्रू समझ में आ गया होगा। जब एक कैल्शियम कार्बोनेट जो है HCl अम्ल के साथ रिएक्शन कैल्शियम क्लोराइड बना लेता है और वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। तो ये किस तरह से रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर आपको देखना समझना होगा कि अगर क्षारक का जो रासायनिक गुण है वो किस किस तरह होता है। अब यहाँ पर देखिए धातु के साथ रिएक्शन, जैसे हमने अम्ल के साथ रिएक्शन कराया था उसी प्रकार यहाँ पर क्षार के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो क्षार जैसे हमने वापस से देख लिया, धातु के साथ रिएक्शन वही ले लेते हैं, जिंक ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे कि जैसे ही क्षार जो है धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो पहला प्रोडक्ट लवण देगा, दूसरा हाइड्रोजन गैस। तो देखो आप लोग को प्रोडक्ट में दोनों में ही सेम मिल रहा है, बस अंतर क्या है इसमें कि ये क्षार जो है इसमें क्या है, हमने क्षारकी गुण को परिवर्तित कर दिया। चलिए आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पर आपने रिएक्शन देख रखा होगा ये किस तरह रिएक्शन कर रहा होगा। ये जिंक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम जिंक ऑक्साइड और H2 दे रहा है। क्या दे रहा है प्यारे बच्चों, सोडियम जिंक ऑक्साइड और H2 दे रहा है। यहाँ पर एक मिस्टेक है प्यारे बच्चों कि जैसे ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी जो है पूर्ण नहीं हो रही है प्यारे बच्चों, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने 2 मॉलिक्यूल ले रखा है और यहाँ पर 1, तो यहाँ जाएगा 2 सोडियम जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, तो जिससे इनकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर क्या क्या मिस्टेक हुआ है, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे जिंक जो है कितने 2 सोडियम ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा प्यारे बच्चों, 2 सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस H2 वो बनाएगा। ये आपका सही रिएक्शन है, तो इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, यही आपका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। जब अब हम अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, देखिए अधात्विक मतलब पहले धातु के साथ कराए थे, अब अधातु के साथ। अब अधातु के साथ जैसे अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो क्या देगा, जैसे क्षारक को अधातु के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या देगा भाई, उसका ऑक्साइड मतलब जितने भी अधातु हैं उनके ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो लवण और जल। जैसे कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ऑक्साइड है, ये इसके साथ रिएक्शन कराएं तो कैल्शियम कार्बोनेट और H2O दे रहा है। क्या दे रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन देख के क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O, मतलब ये लवण बना रहा है और ये वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है। बहुत सही प्यारे बच्चे, बहुत सही। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अम्ल के उपयोग, किस तरह अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो पहला जो है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल आप लोगों ने पता होगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल को लेड बैटरियों में है ना, पेट्रोलियम उद्योग में और प्लास्टिक और कृत्रिम रेशम बनाने में किया जाता है, याद होना चाहिए, जैसे कि उर्वरक निर्माण में है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग इन चीज़ों में बनाने के लिए किया जाता है, जैसे पहले लेड बैटरी बनाने में, दूसरा पेट्रोलियम उद्योग में, तीसरा प्लास्टिक में और चौथा कृत्रिम रेशा और उर्वरक, ये सभी चीज़ में किया जाता है। अगला देख लीजिए नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो सोने चांदी की दुकान रखते हैं, जो बनाते हैं सोने चांदी, वो प्रायः इनका ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे सोने चांदी के शोधन मतलब उनको शुद्ध करने के लिए, उनमें जो भी इम्प्योरिटी हो जाती है उनको शुद्ध करने के लिए नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं प्यारे बच्चों, नाइट्रिक एसिड का। चलिए अगर और दूसरा यूज़ किस में करा जाता है, उर्वरक के लिए, औषधि के लिए और विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला देखिए नोट क्या बोल रहा है यहाँ पर, नोट देखो, नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल भी कहते हैं प्यारे बच्चों। ये चीज़ पॉइंट याद रखना प्यारे बच्चों, नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल भी कहा जाता है, क्योंकि सोरे का अम्ल जो हो से बनता है, किससे बनता है प्यारे बच्चों, ये सोरे का अम्ल। जैसे कि किससे बन रहा है प्यारे बच्चों, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट ये होता है। नाइट्रिक एसिड किससे बनता है, HNO3 से, लेकिन सोरे का जो आपका है वो पोटेशियम लग जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए तीसरा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, ये क्या होता है, वस्त्र उद्योग में कपड़ा रंगने के मतलब कपड़ों को कलर करने के लिए और कलई से पूरे लोहे के चादरों को साफ करने के लिए। देखो लोहे के जितने भी चादर होते हैं उनको सफाई के लिए भी HCl का उपयोग किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए अम्ल का उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं क्षारक के मुख्य उपयोग क्या क्या है। तो सबसे पहला एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, आपको यहाँ पर उनका फार्मूला दिख रहा होगा। इनका उपयोग जो है वस्त्र और
प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है। ये दो चीज़ में किया जाता है, वस्त्र और प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है प्यारे दोस्तों। अब देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला यहाँ पर गलत है प्यारे बच्चों। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला होगा NH4OH ये होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग होता है प्यारे बच्चों वो होता है क्लीचिंग एजेंट के लिए, जिसको निर्मलीकरण और दूसरा अमोनियम लवण बनाने में। देखो किन किन चीज़ों के लिए, क्लीचिंग एजेंट और अमोनियम लवण बनाने में होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों, देखिए आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्यारे बच्चों, इनका उपयोग साबुन और धवन पाउडर के निर्माण में और रेयान के निर्माण में और कागज व लुगदी के निर्माण में किया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। कौन कौन से बोले हमने प्यारे बच्चों, साबुन, धवन पाउडर और रेयान तथा कागज व लुगदी बनाने में उपयोग किया जाता है। चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। आगे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला ठीक नहीं है प्यारे बच्चों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है यहाँ पर ये, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला ये होगा प्यारे बच्चों, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पर आपको गलत दिया गया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला ये होगा। इनका उपयोग होता है चमड़ा उद्योग में किया जाता है, खारे जल को मृदु बनाने में, मतलब जो खारा जल है उसको मृदु मीठा बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इत्यादि में उपयोग किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान से एक बार समझ लेना है प्यारे बच्चों कि किस तरह क्षारक का मुख्य उपयोग किया जाता है।